तुम्हारी बहन शादी वाले दिन घर से भाग गई। अब उसके गुनाह की कीमत तुम अपने इस खूबसूरत वजूद से अदा करोगी। शाहजेब खानजादा ने बरहम होकर मासूम नवाल को बेड पर गिराया। वो दुल्हन बनी कांप रही थी। पहली बीवी के भाग जाने के बाद शाहजेब ने बदले में उसकी सौतेली बहन नवाल से जबरदस्ती निकाह कर लिया था। वो मासूम तो पहले ही सौतेली माँ का अजाब झेल रही थी, अब शाहजेब की नफरत और जुनून का निशाना बन रही थी। शाहजेब ने बेरहमी से नवाल का दुपट्टा झटका और उसके कांपते गालों और नाजुक गर्दन पर अपने तपते लम्स की बारिश कर दी। नवाल उसके जुनूनी लम्स से तड़प कर रो पड़ी, मगर जैसे ही शाहजेब ने उसकी नाजुक कमर को जगड़ा, नवाल ने डरते डरते एक ऐसा राज अफशा किया कि शाहजेब के होश उड़ गए, क्योंकि वो पहले ही प्रेग्नेंट। पूरे हाल में हंगामा मच गया था। दुल्हन बनी नवाल को देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शादी फिजा की हो रही थी और दुल्हन शाहजेब के बराबर में नवाल बनकर बैठी थी। कोई तो गड़बड़ है। औरतें एक दूसरे से आपस में इशारे कर रही थी। शाहजेब के चेहरे पर बेनियाजी थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी होने वाली दुल्हन कौन है। न उसने नाम पर तवज्जो दी थी और न ही शक्ल पर, क्योंकि ये मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। वो इन बातों से बेखबर था कि शादी हाल में क्या हंगामा बरपा है। खुद उसके माँ बाप जो निहायत तैश और गुस्से में नजर आ रहे थे, बामुश्किल हसन साहब ने अपनी बेगम को चुप करवा रखा था, वरना तो वो बारात वापस ले जाने को तैयार थी। लेकिन वो इस धोखे को किसी तौर पर कबूल नहीं कर पा रही थी। दुल्हन बनी नवाल का वजूद कांप रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त इस परेशानी में उसके बाप और जालिम सौतेली माँ थे। वो चाहकर भी इस निकाह से इनकार न कर सकी थी। नजर झुकाए शाहजेब के पहलू में बैठी थी। तभी उसने माँ को इशारा किया, जल्दी करें, कितनी देर हो गई है, रुखसती करवाएं, मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। उसके माथे पर शिकन थी। वो इन लोगों में से था जो शादी से दूर भागते हैं। 32 साल का होने के बावजूद अभी तक कंवारा था। अपने डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में इतना सीरियस और सख्त मजाज था कि उसे किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने का वक्त भी नहीं मिलता था। अभी अभी उसे लंदन में एक अहम सेमिनार में शिरकत करनी थी, लेकिन माँ बाप ने ऐलान कर दिया था कि जब तक शादी नहीं करोगे कहीं नहीं जा सकते। वो भी तंग आ गए थे। इस उम्र में शाहजेब के 3-4 बच्चे होते, खानजादा हाउस में रौनक होती, चहल पहल, लेकिन अब सिर्फ खामोशी और सन्नाटे का राज था। वजह थी शाहजेब खानजादा का मुसलसल शादी से इनकार। फिर उस दिन भी वो सब लाउंज में जमा थे जब रहीला बेगम ने वो तस्वीर उसके सामने रखी। नाजुक अंदाम सी लड़की थी। शाहजेब ने ज्यादा गौर भी नहीं किया। ये देखो, ये लड़की कैसी है, खुदा के लिए मान जाओ शाहजेब, क्यों मुझे सता रहे हो। उसकी माँ की आंखों में इल्तिजा थी। एक तो वो मुस्कुरा रही है, अच्छा ठीक है, कर लीजिए आप अपनी मनमानी, लेकिन शादी करते मुझे लंदन जाना है। शादी की बीड़ियां मेरे पाँव में डालने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कभी भी ये मुतालबा न करे कि मुझे वक्त नहीं देते या फिर शोहरों की तरह मेरे पास बैठकर मेरे हुस्न के कसीदे नहीं पढ़ते, क्योंकि इन फालतू बातों का वक्त नहीं होता मेरे पास। अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा किया या फिर किसी मामले में मुझे तंग किया तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा उसे फारिग करने में। उस बात पर रहीला बेगम ने उसे घूर कर देखा था। अच्छा, ऐसे तरबियत की है मैंने तुम्हारी? गलत बात है ये शाहजेब, बहुत चाहत से मैं इसे ब्याह कर इस घर में लेकर आऊंगी, इसलिए तुम्हें भी उसकी कदर करनी होगी। उन्होंने पहले ही उस पर वाज़िया कर दिया था। यूं 2-3 महीने में ही सारे मामला तय हो गए थे। लड़की अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। 2 बहनें थी और एक छोटा भाई। नवाल अपनी सौतेली माँ के शदीद मजालिम सहती हुई कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि सगी बेटी फिजा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। छोटी सी फैमिली थी। इन्हें घराना बहुत पसंद आया, खासतौर पर लड़की, नाजुक दुबली पतली बेतहाशा खूबसूरत। लड़की का नाम फिजा था। वो इसे देखकर खुश हो गई कि शाहजेब के साथ ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन तभी सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक दूसरी लड़की यानी उनकी सौतेली बेटी नवाल ने लाउंज में कदम रखा था। धूप की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था, लेकिन इस लड़की को देखकर वो पल के झपकना भूल गई। गहरी सब्ज आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, चेहरे पर बला की मासूमियत। लेकिन लड़की फिजा की निस्बत कम उम्र थी और सौतेली माँ के मजालिम की दास्तान उसका मुरझाया चेहरा सुना रहा था। ये लड़की कौन है? वो खोए खोए से लहजे में कह रही थी। रहीला बहन, ये छोटी बेटी है नवाल,
अभी कॉलेज में पढ़ रही है। नवाल ने धीरे से सलाम किया, फिर जालिम सुतेली माँ के डर से खामोशी से अपने कमरे में चली गई। लेकिन वो लड़की भी बेतहाशा खूबसूरत थी, खास तौर पर उसकी आंखें सब्ज रंग की, जो देखने वाले को फौरन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। खैर, फिजा को पसंद करके उन्होंने शादी के सारे मामला तय कर लिए थे। राज बारात लेकर हाल में पहुंच गए तयशुदा वक्त के मुताबिक, लेकिन इन्हें क्या मालूम था एक बड़ा हंगामा इस शादी हॉल में उनका मुंतजिर होगा। जब हसन साहब ने इन्हें आकर बताया कि बड़ी बेटी का नहीं, वो लोग अपनी छोटी बेटी के साथ शाहजेब का निकाह कर रहे हैं, वो पूछ पूछ के थक गई कि आखिर क्या मामला हुआ है, क्या बात हो गई। लेकिन हसन साहब ने कुछ बताए बगैर ही इन्हें खामोश रहने का कहा। वो निहायत गुस्से में थी, बस न चल रहा था कि अभी बारात लेकर वापस लौट जाएं। इन्हें अपने समझाने और इनकी चालाकियों पर शदीद गुस्सा था। शाहजेब इन सब बातों से बेनियाज अपने रूड अंदाज में खामोश बैठा था। उसने अभी तक अपने पहलू में बैठी दुल्हन देखी भी नहीं थी। वो नहीं जानता था दुल्हन फिजा है या नवाल, लेकिन माँ बाप दोनों का रवैया घबराहट और गुस्सा लिए हुए था। ये समझ से बाहर था कि वो दोनों इस कदर गुस्से में क्यों लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद रुखसती का शोर हुआ। नवाल, जो जालिम सुतेली माँ की डांट डपट से पहले ही लरस रही थी, रुखसती के वक्त और भी डर खौफ उसके वजूद पर छाया हुआ था। तभी उसके बाप ने कान में सरगोशी की, तुम्हारी बड़ी बहन ने तो मुंह काला कर दिया मेरी बच्ची, लेकिन तुम ऐसे ना करना। अगर तुम्हारे ससुराल वाले कुछ उल्टा सीधा कहें तो चुप करके बर्दाश्त कर लेना। वो शदीद जहनी अजियत से गुजर रही थी। उसे क्या मालूम था कि सुतेली माँ का ये खेल और बहन का भागना उसकी जिंदगी बदल देगा। कांपते दिल और खौफजदा वजूद दिए वो गाड़ी में बैठ गई। शाहजेब का लंबा चौड़ा और सख्त गेर सरापा था। उम्र में भी वो इससे बहुत ज्यादा बड़ा था। वो तकदीर के इस फैसले पर हैरान थी। न फिजा ये सब कुछ करती और ना ही उसके साथ यूं अचानक से ये सब होता। रुखसती के वक्त एक आंसू उसकी आंख से न निकला, क्योंकि सुतेली माँ के रवैये और मौजूदा हालात से उसका दिमाग फटने को हो रहा था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठी अपने हाथों को देख रही थी, लेकिन रहीला बेगम गुस्से से उसे देख रही थी। घर जाकर खूब लड़ाई झगड़ा होने वाला था इन दोनों मियाँ बीवी का, क्योंकि यहाँ तो वो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाई थी, लेकिन घर जाते ही वो अपने शोहर को खूब सुनाने वाली थी। ये क्या तरीका है हसन साहब, उनका रिश्ता उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का तय किया और रुखसती अपनी सुतेली बेटी की कर दी। बजाय इन्हें जलील करने के, उन्हें बातें सुनाने के, आप उनकी बात मानकर उस सुतेली बेटी को रुखसत करवा के ले आए। मेरे शाहजेब के लिए क्या हम इतने गए गुजरे हैं? मेरा बेटा हीरा है हीरा, ऐसी लड़कियों की कमी नहीं थी। मैंने उनकी बेटी का रिश्ता लिया, ये मेरा एहसान था उन पर। वो गुस्से से चीखने लगी। बाहर थोड़े बहुत मेहमान जमा थे, इसलिए वो दोनों कमरे में आकर झगड़ा कर रहे थे। हसन साहब ने रहीला बेगम को घूर कर देखा था। हाँ तो क्या करते वो गरीब लोग। बड़ी बेटी ने तो उनका मुंह काला कर दिया, घर से भाग गई। इज्जत का मामला था, इसलिए इस लड़की नवाल को रुखसत करवा कर ले आया मैं। जो मुझे सही लगा, उनकी भी इज्जत बच गई और हमारी भी। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर शाहजेब को ये पता चल गया तो वो एक मिनट भी इस लड़की को बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी एकदम दरवाजे पर खड़ा गुस्से का इंतहाई तेज मिजाज शाहजेब कमरे में आया था। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या दुल्हन घर से भाग गई थी? इतने बेगैरत लोगों में रिश्ता तय किया आप लोगों ने मेरा। कम से कम लड़की का किरदार तो देखा होता कि वो किस करैक्टर की मालिक है। हसन साहब को गुस्सा तो आया था। वो जिस बात को छुपाना चाह रहे थे वो शाहजेब को पता चल गई थी। हालांकि उसकी खामोशी बता रही थी कि वो इस मामले से अनजान था। रहीला बेगम गुस्से से कहने लगी, तो और क्या, मैं भी तो तुम्हारे बाप को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐन निकाह के वक्त उनकी बेटी घर से भाग गई तो उन्होंने चारे के तौर पर इस सुतेली बेटी को इस्तेमाल किया। बजाय इसके कि वो अपनी गलती मानते, हमें सच्चाई बताते, उसका निकाह कर दिया तुमसे। रहीला बेगम उसे सच्चाई बता रही थी। उसकी भवें तन गई। ओह, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि आखिर शादी हॉल में सब लोग इतने ताजुब में क्यों हैं? नन्हा बच्चा तो नहीं हूं मैं। अगर ये सच्चाई है तो अपनी सुतेली वाली की क्यों रुखसती करवाई? मैं हरगिज़ इसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा। ये धोखा दिया उन लोगों ने, अब ये भी वापस अपने घर जाएगी। वो चीखता हुआ बाहर निकला था। गुस्सा इतना था कि सामने कुछ दिखाई भी ना देता था। वो लाउंज में आया। घर के मामलात का किसी को इल्म नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लोगों को अंदाजा हो गया था कि क्या सूरत हाल चल रही है। नवाल, जो लम्हा पहले लाउंज में बैठी थी, उसे घर की एक औरत ने शाहजेब के कमरे में बिठा दिया था।
کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے۔ وہ شدید غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے رحیلہ بیگم اور حسن صاحب بھی تھے۔ شاہ زیب نے اس پر نفرت بھری اور سخت نگاہیں جمائی تھی۔ جو دلہن بنی خاموش بیٹھی تھی، اس کی بڑی بہن نے تو اپنے خاندان کے منہ پر کالک مل دی تھی۔ یقیناً یہ لڑکی بھی اسی کیٹیگری میں ہوگی۔ چلو اٹھو، اب تمہاری بھی جگہ نہیں ہے اس گھر میں ہرگز تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جیسے۔ اسد صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے شاہ زیب، یہ میرا حکم ہے۔ انہوں نے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں بابا، میں اس گھر میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا جن کے لیے غیرت اور عزت بہت معمولی باتیں ہیں۔ نوال جو پہلے ہی اچانک ہونے والی شادی اور سوتیلی ماں کی طرف سے ملنے والی پریشانی میں شدید ڈپریشن میں تھی، شاہ زیب کے روڈ غصے کو دیکھ کر وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کی ذہنی اذیت حد سے سوا ہو گئی تھی۔ رحیلہ بیگم بھی خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہے، ان لوگوں کی بھی ایسی ہی بدنامی ہو، بڑے عزت دار بن رہے تھے حال میں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ شاہ زیب نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ حسن صاحب، آپ اسے مت روکیں، وہ مزید اسے بھڑکا رہی تھی۔ چلو لڑکی، نکلو اس گھر سے، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت۔ خاموش ہو جاؤ تم، خبردار جو ایک لفظ منہ سے نکالا۔ حسن صاحب کے چلانے پر وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی نوال جو بیڈ کے کنارے کھڑی بری طرح ڈری ہوئی تھی، وہ لہرا کر زمین پر گر پڑی۔ رحیلہ بیگم نے تنفر سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن شاہ زیب ایک دم ہی چونکا تھا۔ دلہن بنی نوال کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ شدید شوق کی کیفیت میں وہ برین ہیمریج کا شکار ہوئی تھی۔ شاہ زیب جو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر شدید برہم تھا، لیکن اب اس مظلوم لڑکی کو ایسی ایمرجنسی کی حالت میں دیکھ کر اس کے اندر کا روڈ ڈاکٹر جاگ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حسن صاحب شدید پریشانی میں شاہ زیب سے کہنے لگے، کیا ہوا ہے اس لڑکی کو؟ اس کی ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے اور یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا بابا، میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ شاہ زیب نے فوراً اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ نازک وجود پھول سے بھی زیادہ ہلکا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ شاہ زیب حیران تھا، جیسے اسے خود سے قریب کیا تو اسے بہت اپنی سی لگی۔ اس وقت مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اس کے بازو میں جھول رہی تھی، جبکہ سارے مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اچانک دلہن بے ہوش ہو گئی ہے، شاید کوئی خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ وہ فوراً اسے لے کر اپنے ہاسپٹل میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ لڑکی شدید ڈپریشن میں مبتلا تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے شاید اس کا نازک دل اس سچویشن کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی دماغ، اس لیے ایسا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اسے ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ ریلیکس کرنے کے لیے ایک انجیکشن بھی لگا دیا تاکہ چند لمحے وہ پرسکون نیند سو جائے۔ نرسنگ سٹاف نے فوراً اس کے سارے کپڑے، زیورات وغیرہ اتار کر ہاسپٹل میں آئی رحیلہ بیگم کے حوالے کر دیے تھے۔ ہسپتال کے کپڑے پہنے وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ زیب اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے یہ لڑکی اسے بہت بری لگ رہی تھی، زہر سے بھی زیادہ۔ وہ اس لڑکی کو نہ صرف گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال دینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بیڈ پر لیٹی بے بسی کے عالم میں اسے اپنے دل کی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سے رہ گیا۔ بہت چھوٹی اور نازک سی لڑکی تھی، بمشکل 19-20 سال کی، گھنی سیاہ پلکیں، بڑی حسین تھی۔ ابھی تک گلابی لبوں پر لپسٹک جمی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے حنائی ہاتھوں پر پڑی۔ سمپل سی مہندی لگی ہوئی تھی، بالکل گول، اور کچھ انگلیوں پر یہ دلہن والی مہندی ہرگز نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ شاید اپنی بہن کی شادی میں تیار ہوئی ہوگی، اپنے شوق پورے کیے ہوں گے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بہن کی جگہ وہ خود ہی رخصت ہو کر اس سخت روڈ شخص کے ساتھ چلی جائے گی جسے وہ اپنا بہنوئی سمجھ رہی تھی۔ تقدیر نے ان دونوں کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا، لیکن شاہ زیب کے دل میں فضا کے لیے نہ کوئی چاہت تھی اور نہ ہی محبت، کیونکہ اس نے ارینج میرج کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک ہاتھ جو چادر سے باہر تھا اس نے دھیرے سے چھو کر اسے اندر کر دیا تھا۔ جیسے اسے ہوش آیا تو اسے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، دماغ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ بس معمولی ہیمریج اٹیک ہوا تھا، ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔
अभी भी वो काफी घबराई हुई थी। नर्स ने जब उसे उठते हुए देखा तो कहने लगी, प्लीज आप नॉर्मल रहिए, परेशान मत हो, आप खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वो बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर बोली तो वो नींद दराज होकर बैठ गई। बार बार वहम और खदशात जहन में आ रहे थे कि कहीं शाहजेब ने मुझे तलाक तो नहीं दे दी। वो रोई जा रही थी, अगर ऐसा हो गया तो उसकी सुतेली माँ न जाने उसका क्या हशर कहेगी। सब लोग तो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर उसका सांस फूलने लगा था, वो घबरा रही थी। तभी कमरे में अचानक शाहजेब दाखिल हुआ। शाहजेब को देखकर वो तिलमिला उठी थी। फौरन से सहम कर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर डरने लगी। प्लीज मुझे कुछ मत कहिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारिएगा, मैंने कुछ नहीं किया। नर्स हैरत से कभी डॉक्टर शाहजेब को तो कभी इस लड़की को देखती। डॉक्टर ने इशारे से नर्स को बाहर भेजा और फिर एक गहरी सांस लेकर चलता हुआ वो इसके करीब आया था। नवाज से कहने लगा, रिलैक्स, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ठीक हो तुम? ऐसा करोगी तो तुम्हारे दिमाग पर बोझ पड़ेगा, खुद को नॉर्मल रखो। शाहजेब का नॉर्मल रवैया देखकर वो भी कुछ रिलैक्स हुई थी, लेकिन बार बार चोर नजरों से शाहजेब को देख रही थी, जो काफी पुरसकून लग रहा था। फिर चुपचाप वो नजरें झुका चुकी थी। उसे लगा था कहीं शाहजेब उसे वापस उसकी माँ के घर ही न छोड़ आए। होश आने के बाद वो हॉस्पिटल से घर आ गई थी। ये दूसरा दिन था शादी का और वो सहमी हुई कमरे में बैठी थी। तभी शाहजेब अंदर आया। वो गुलाबी रंग का हल्का सा सूट पहने बेड के कोने पर खौफजदा सी बैठी सर झुका गई। खौफ उसके चेहरे से टपक रहा था। शाहजेब को इस रात उसने चीखते हुए देखा था तो दहशत से बेहोश हो गई थी। उसे ऐसे रवैयों से बहुत डर लगता था। वो इसके करीब आया तो वो खिसक के पीछे हो गई। वो हैरान था, उसे देखे गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? नरम लहजे में पूछने पर नवाल को बोलना ही पड़ा। जी अब बेहतर है। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। कुछ खाना है तो बताओ। शाहजेब के लहजे में नरमाहट थी। वो बड़ी दिलचस्पी से इस खूबसूरत लड़की को देखने लगा जो इसकी बीवी बन चुकी थी। भले ही उम्र में उससे बहुत छोटी थी लेकिन बेपनाह खूबसूरत थी, इतनी कि वह इसकी तरफ मुतवज्जा हुए बिना न रह सका था। उसकी गहरी सब्ज आंखें उठाकर शाहजेब की तरफ देखा तो जैसे शाहजेब का दिल इनमें डूब सा गया। वह हैरतज़दा रह गया। उसने आज तक इतनी खूबसूरत आंखें इतने करीब से किसी की नहीं देखी थी, और ये खूबसूरत आंखें किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी की थी, जो इस वक्त उसके बहुत करीब बैठी थी। उसकी नजरों से खाइफ होती नवाल नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, जी मुझे भूख नहीं है। शाहजेब का गुस्सा बहुत खतरनाक था, लेकिन जब वो नरमी से बात कर रहा था तो वो और ज्यादा घबरा गई। वो इसे कैसे बताती कि वो भी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। शादी के बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अचानक से उसकी शादी हो जाएगी। और अब शायद सामने बैठा उसका शोहर उससे अज़दवाजी तकाज़ों के बारे में बात करे, क्योंकि उसके घर वालों ने और उसने इसीलिए शादी की थी क्योंकि उन्हें इस घर के लिए एक बहू और अपने बेटे के लिए एक बीवी की जरूरत थी। लेकिन नवाल कैसे समझाती शाहजेब खानजादा को कि ये शादी इमरजेंसी में हुई है, ना वो जहनी तौर पर तैयार है और ना ही जिस्मानी तौर पर कोई ताल्लुक बनाने के लिए आमादा है। लेकिन ये बताना इतना आसान भी नहीं होगा। पहले ही जो कालक फिजा ने उनके खानदान पर लगाई थी, उसके निशान को मिटाना इतना आसान नहीं था। अब वो कोई मज़ाहिमत को इनकार नहीं कर सकती थी। वो इस पोजीशन में नहीं है, यही सोचकर सर झुकाकर वो इसके सामने बैठी रही। तभी शाहजेब ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया था। उसके एक लम्स पर ही वो कांप कर रह गई। उसे यूं घबराता देखकर शाहजेब बेख्तियार मुस्कुराता। फिर वो नरमी से कहने लगा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई जहनी अजियत देना नहीं चाहता। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी कैफियत को अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे घर के मामलात का भी इल्म हो गया है। तुम्हारी बड़ी बहन जो बड़ी बेगैरत और बेहया साबित हुई है, वह शादी वाले दिन घर से फरार हो गई। हालांकि न मेरी उससे पसंद की शादी थी और ना ही मैं उसके इश्क में मर रहा था, लेकिन ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि उसने ना सिर्फ हमारे खानदान को धोखा दिया बल्कि अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। वो यकीनन एक बदकिरदार लड़की होगी। नवाल को बहुत तकलीफ हो रही थी शाहजेब खानजादा के मुंह से ये सारी बातें सुनने में, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब्बू और अम्मी का परेशान चेहरा उसकी निगाहों के सामने जा ही नहीं रहा था। वो तो सारे मेहमानों से दुआ सलाम करती फिर रही थी, लेकिन जैसे ड्रेसिंग रूम में आई सुतेली माँ रो रही थी। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसने फौरन ही उनसे पूछा था। हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत खाक में मिल गई नवाल। तेरी बहन हमारे मुंह पर कालक मलकर घर से भाग गई
और वो सकते के आलम में खड़ी रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फिजा ऐसा भी कर सकती है। जवेरिया खाला जो सब कुछ जान गई थी, वो अम्मी को समझाते हुए कहने लगी, ये वक्त रोने धोने का नहीं बल्कि मामलात को संभालने का है। एक बेटी ना सही दूसरी सुतेली बेटी है तुम्हारी इज्जत को संभालने के लिए। फौरन ही फिजा की जगह नवाल को दुल्हन बना दो, वरना तुम और भाईजान बदनाम होकर रह जाओगे। पूरे खानदान के सामने वो हराफा तो घर से भाग गई, अब बारात आने में चंद लम्हात ही हैं। फौरन ही से तैयार करवा दो। नवाल के वालिदैन ने फौरन मामलात संभालने का फैसला किया और वह हैरत से बस उनका चेहरा देखती रह गई। मुंह से एक लफ्ज तक न निकाल पाई थी, क्योंकि वालिदैन का परेशान चेहरा और सौतेली माँ के दबाव को देखकर वो जैसे जिंदा जमीन में दफन होकर रह गई थी। यूं चुपचाप दुल्हन बनकर बैठ गई, गायब दिमागी से निकाहनामे पर साइन किए। न कोई रोना धोना न ववेला, वो अपने जहन पर सारा बोझ लेती शाहजेब के साथ रुखसत हो गई। लेकिन यहाँ आकर जब इन लोगों का रवैया देखा तो वो और भी शिद्दत से उसके जहन पर असरअंदाज हुआ। यही वजह थी कि वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन अब उसकी हालत काफी बेहतर हो गई थी। शाहजेब उसे रिलैक्स होने का कहकर कमरे से बाहर चला गया तो वो भी पुरसुकून सी बेड के किनारे पर टिक गई। लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई। आने वाली उसकी सास रहीला बेगम थी। वो तंज भरी नजरों से उसके वजूद को देख रही थी। उन्हें यूं घूरता पाकर वो डर कर दोबारा उठकर बैठ गई। न जाने क्यों उनकी नजरों से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उस पर गोलाबारी करने वाली हैं। लेकिन वो इसके सामने आकर कहने लगी, देखो लड़की, तुम्हारे घर वालों ने तो हमें धोखा दिया तुम्हारी इस बदकिरदार बहन की वजह से, वरना मैं तो अपने बेटे की बारात वापस लाने को तैयार थी। अपने शोहर की वजह से मजबूर हुई। खैर अब ये मामलात तो पुराने हो गए और तुम दुल्हन बनकर इस घर में आ गई हो। मेरा दिल किसी तौर पर भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की वजह से। ऐसा धोखा मैं कभी किसी का बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन करना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हमारे घर में बच्चे नहीं हैं। अरसा दराज से 30 साल हो गए हैं, इस घर में कोई बच्चा नहीं आया। मुझे इस घर में बच्चे चाहिए। मैंने अपने बेटे की शादी इसलिए की है ताकि मैं जल्द से जल्द उसकी औलाद देख सकूं। वो 10-10, 15-15 दिन घर से बाहर रहता है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले होते हैं इस घर में। अब तुम भी आ गई हो इस घर में। चाहती हूँ कि उसका बच्चा भी जल्द इस दुनिया में आ जाए। ये बेहोश होने के ड्रामे और ये रोने धोने के ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। अब तुम्हें उसके साथ वही ताल्लुक बनाना होगा जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। उसके बाद ही तुम इस घर में रह सकोगी। अगर 2 महीने के अंदर अंदर तुमने मुझे ये खुशखबरी नहीं सुनाई कि मैं दादी बनने वाली हूँ तो याद रखना, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि तुम्हें शाहजेब तलाक देकर इस घर से निकाल देगा। एक बेटी घर से भाग गई है और दूसरी तलाक का धब्बा सजाकर अपने घर वापस जाएगी, तो सोचो तुम्हारे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। इससे ज्यादा ड्रामे, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। अगर शाहजेब तुमसे कुछ ऐसा कहे तो यकीनन तुम उसके सामने कहोगी कि मैं अब इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, या फिर मेरी जिस्मानी कंडीशन ऐसी नहीं, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। याद रखना, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे की औलाद देखनी है। नवाल अपनी सब्ज आंखें हैरत से फाड़ रही सामने बैठी इस औरत को देख रही थी जो उसे बुरी तरह जलील कर रही थी। समझ रही हो ना मेरी बात? तेज लहजे में वो इस एकदम सटपटाई थी। जी जी आंटी, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। उसके मुंह से यही अल्फाज अदा हुए थे। गुड, अगर ऐसे ही मेरी बातों पर अमल करती रही तो एक दिन तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी और फिर तुम्हारी इस घर में जगह मजबूत हो जाएगी। ये कहकर वो बड़े मजे से चलती बनी। नवाज ये सोचकर ज़हनी तौर पर पुरसकून हो गई थी कि शाहजेब उसे अभी कुछ वक्त देगा। उसे कोई जल्दी नहीं उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की। वो खुद भी ना ज़हनी और ना ही जिस्मानी तौर पर तैयार थी, लेकिन अब रहीला बेगम की बातों ने उसके होश उड़ा दिए थे। वो करे तो करे क्या, लेकिन ये सोच कर फिर से रोना आ रहा था। लेकिन वो खुद से फिर कोई परेशानी अपने जहन पर लेना नहीं चाहती थी। रंजीदगी से बैठी रही। रहीला बेगम ने साफ कह दिया था कि वो कोई ड्रामे ना करे, खराब तबीयत के या फिर इमरजेंसी में होने वाली इस शादी की वजह से। अब वो सोच में पड़ गई थी। सोने की नाकाम कोशिश करती वो करवट बदल कर लेटी थी जब कोई धीरे से उसके बराबर में आकर बैठ गया। शाहजेब उसके बहुत करीब था। वो बुरी तरह घबरा गई। दिल चाह रहा था कि अभी उठकर इस कमरे से बाहर भाग जाए। उसका जहन कबूल ही नहीं कर पा रहा था इस अचानक होने वाली शादी को। तो ये सब कैसे करेगी, ये सोचकर उसे और रोना आ रहा था।
لیکن شاہزیب خانزادہ موبائل میں مصروف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ برابر میں لیٹی اس کی بیوی اسی وقت جاگ رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ شاید وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ وہ زبردستی کسی کے دل، کسی کے جسم پر مسلط ہونے والا شخص نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی وہ اسے کچھ نہ کہہ سکا تھا، جبکہ نوال پریشان تھی۔ شاہزیب خود ہی اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تو وہ خود کیسے اسے مجبور کر سکتی ہے؟ دوسری طرف رحیلہ بیگم کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ صبح ان کو کیا جواب دے گی۔ جس طرح کھلے ڈلے الفاظ میں انہوں نے اولاد کے بارے میں کہا تھا، یقیناً وہ صبح بھی نوال سے سوال جواب کرنے والی ہیں۔ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ رات بڑی تلخ گزری تھی۔ رحیلہ بیگم تو ولیمے کی تقریب کینسل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ دل سے خفا تھی، لیکن حسن صاحب اور شاہزیب نے ولیمے کا ریسیپشن منعقد کر دیا تھا۔ نوال ابھی تک اپنے والدین سے نہیں ملی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے والدین کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ جو میکسی انہوں نے فضا کے لیے خریدی تھی اب وہ نوال نے پہن لی تھی۔ بیوٹیشین کے جانے کے بعد رحیلہ بیگم اس کے پاس آئی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی، اور وہ اس کی چمکتی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ حقیقت بات تھی کہ وہ اپنی سوتیلی بہن سے کئی گنا خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کی سبز آنکھیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر کہنے لگی، ایک بات بتاؤ مجھے، یہ ولیمے کی تقریب تو ہو رہی ہے لیکن ولیمہ حلال ہوا ہے یا نہیں؟ نوال اگرچہ کم عمر تھی لیکن ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ خاموشی سے لب کاٹتی رہی۔ رحیلہ بیگم نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر قریب آ کر سخت لہجے میں کہنے لگی، میں یہ تمہارے ناٹک برداشت نہیں کروں گی، اور آج رات بھی تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تمہیں انکار کرنا ہوگا اپنے ماں باپ سے۔ میں شاہزیب کی اولاد جلد سے جلد اس دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ ان کے غصے پر وہ سہم گئی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کیا کہتی؟ رحیلہ بیگم تنک کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اکیلی بیٹھ کر آنکھوں میں نمی لیے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی جب شاہزیب کمرے میں آیا۔ نوال کی حسین و معصوم خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی پری بیٹھی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا اور نوال حیران تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایک جادو کا اثر رکھتی تھی۔ کیوں اتنی پریشان ہو؟ دیکھو جو بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ جب مجھے تمہارے ساتھ اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں ایک پڑھا لکھا اور میچور انسان ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کر کے تعلق نہیں قائم کروں گا، بلکہ مکمل تمہاری رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ تمہیں حاصل کروں گا۔ شاہزیب کے لہجے میں نرمی تھی۔ جب سے اس نے پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے نوال کی وہ خطرناک حالت دیکھی تھی، اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اس لڑکی کا جب کوئی قصور ہی نہیں تھا تو اسے قصوروار ٹھہرا کر وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم گونگی ہو؟ شاہزیب کے کہنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں گونگی نہیں ہوں۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو نیچے، بابا بلا رہے ہیں ہم دونوں کو۔ شاہزیب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ نوال نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے لمبے چوڑے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نازک سی پری کا ہاتھ تھامے وہ نیچے آ گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب شروع ہو گئی تھی۔ گھر میں کافی سارے مہمان موجود تھے، اور اکثر ایسے مہمان تھے جنہوں نے شاہزیب کی دلہن کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جو بھی شاہزیب کی دلہن کو دیکھ رہا تھا دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ ہر کوئی نوال کی تعریف کر رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ واہ بھابھی، آپ نے تو اپنے بیٹے کے لیے ہیرا ڈھونڈا، ہیرا۔ اتنے عرصے بعد ہمارے شاہزیب نے شادی کی، اور وہ بھی انتہائی خوبصورت اور سلیقہ شعار لڑکی سے۔ بہت پیاری ہے آپ کی بہو۔ رحیلہ بیگم مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس بات میں تو 100% سچائی تھی، وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بار بار شاہزیب کی نظریں بھی اس کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ شاید اس نے لیٹ شادی کر کے ٹھیک ہی کیا تھا۔ اس کے نصیب میں نوال جیسی لڑکی ہو سکتی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے پیار سے اسے اپنی نظروں سے سیر کر رہا تھا۔ ولیمے کا فنکشن خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوا تھا، لیکن نوال ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پائی تھی، کیونکہ بار بار کبھی کوئی فوٹوگرافر تو کبھی خاندان کی کوئی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی، اور وہ جھجکتے ہوئے ان سے باتوں میں لگ جاتی۔ جیسے وہ کمرے میں آئی تو باہر سے ملازمہ کو جاتا دیکھ کر اس نے جلدی سے اسے بلا کر اپنے لیے بریانی کی پلیٹ منگوائی تھی۔ ملازمہ ہر بڑی میں اسے بریانی تو دے گئی، لیکن چمچ لانا بھول گئی تھی۔ جس قدر زیادہ اسے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہی پلیٹ اپنی گود میں رکھی اور ہاتھوں سے ہی
बुर्कियां बना बना कर अपने मुंह में डालने लगी। इस वक्त वो दुल्हन के रूप में यूं चावल खाती हुई कोई बहुत ही मासूम और लाउबाली किस्म की लग रही थी। खाने में वो इतनी मगन थी कि खुले दरवाजे से कब शाहजेब अंदर आ गया उसे एहसास ही न हुआ। जैसे ही शाहजेब ने उसे यूं भूखों की तरह खाना खाते देखा तो एक पल को वो चौंक गया, लेकिन फिर उसे उस पर बेतहाशा प्यार आया था। जैसे ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, नवाल का हाथ फौरन से रुका था। उसने पलट कर देखा और जल्दी से अपनी उंगलियां चाट कर साफ करते हुए हड़बड़ा गई। शाहजेब कहने लगा, क्या हो गया है? खा लो। मैंने अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। लेकिन उसने अपनी नजरें झुका कर कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन शाहजेब समझ चुका था कि वो जिस कदर डरपोक और सहमी हुई है उसके सामने खाना नहीं खाएगी, इसलिए वो अपना मोबाइल लेकर वापस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद उसने पेट भरकर खाना खाया था और फिर शाहजेब भी कमरे में आ गया। वो अलमारी से अपना सूट निकाल कर जैसे ही चेंज करने के लिए जाने लगी तो शाहजेब ने उसे रोक लिया था। कहने लगा, कहाँ जा रही हो तुम? वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, वो मैं चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए जा रही हूँ। शाहजेब कहने लगा, किसकी इजाजत से? वो हड़बड़ाई थी, कहने लगी, कपड़े चेंज करने के लिए भी क्या आपकी अम्मी से इजाजत लेना पड़ेगी? शाहजेब का कहका गूंजा था। हंसकर कहने लगा, अम्मी से नहीं लेकिन उसके बेटे से जरूर, क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम मेरे लिए दुल्हन बनी हो। कल भी दुल्हन बनकर तुम क़यामत ढा रही थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारे वजूद से हर कपड़े को नर्सेज ने अलग किया और मैं बाहर खड़ा देखता रहा, मगर आज तो मुझे मौका दो, मैं खुद इस भारी जेवर और कपड़ों को तुमसे अलग करूं। ये सुनकर वो एक पल को चौंक चुकी थी। शाहजेब इस वक्त मुसलसल खुमारी में डूब रहा था। सरशारी उसके पूर में फैल रही थी। वो चलता उसके करीब आ गया, फिर फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रख दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी के बंधन में बंधने के बाद एक नुस्वानी हुस्न वाली लड़की उसे यूं अपनी जानिब खींच सकती है। मगर नवाल बेहद ज्यादा घबरा रही थी। बार बार उसे अपनी सास के अल्फाज भी याद आ रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इनकार करे या फिर इस रिश्ते का आगाज करे, लेकिन फिलहाल उसका दिल और दिमाग एक अलग ही जंग में उलझा हुआ था। जैसे ही शाहजेब ने उसका चेहरा ऊपर को उठाया, उसकी लरजती पलकों को देखा तो फौरन अपने लब उसके माथे पर रख दिए। फिर कहने लगा, क्या तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो? मुझे सच सच बताओ नवाल, झूठ मत बोलना। वो कुछ देर तो खामोश रही, फिर कहने लगी, देखें, मैंने शादी से पहले आपको सिर्फ एक बार देखा था और इसी नजर से देखा था कि आप मेरी बहन के शोहर बनने वाले हैं। मेरे दिल में आपके लिए इज्जत थी, लेकिन ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी आप शोहर के रूप में मेरे सामने आ जाएंगे। प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा मुझ पर, डांटिएगा भी मत, लेकिन मैं तो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़े होना चाहती थी ताकि सुतेली माँ की बातों से बच सकूं। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। वो सहम कर उसे ये सारी बात बता चुकी थी और शाहजेब जो कि एक डॉक्टर था उसकी सारी बात को अच्छे से समझ चुका था। फिर भी मुस्कुरा कर कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ और समझ भी चुका हूँ। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी करीब नहीं आऊंगा, तुम बेफिक्र हो। लेकिन नवाल फौरन हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं, आपकी अम्मी कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द उनको वारिस पैदा करके देना है। प्लीज, वो पहले ही मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि वो मुझे अपनी बहू के रूप में तस्लीम नहीं करना चाहती थी। आप ऐसा करें, मेरे साथ सब कुछ कर ले जो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ करते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाए और इस तरह उनके दिल में मेरी जगह भी बन जाएगी। वो मासूमियत से बोल रही थी और इस वक्त उसकी ये बातें सुनकर शाहजेब को इस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। लेकिन वो मुस्कुरा कर कहने लगा, जाओ चेंज करके आओ, इससे पहले कि मेरी नीयत तुम पर खराब हो जाए। उसकी कान की लू को काट कर बोला तो नवाल झुरझुरी लेकर रह गई। जल्दी से वॉशरूम में भाग कर चली गई। कुछ देर बाद वो एक सादा से सूट में बाहर निकली थी और फिर जैसे ही बिस्तर पर आकर बैठी तो उसकी कमर में हाथ डालकर शाहजेब उसे अपने करीब खींच चुका था। कहने लगा, कैसी कशिश है तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए अभी ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए और जब मैं देखता हूँ बिल्कुल दीवाना हो जाता हूँ। आज तक मैंने हजारों खूबसूरत लड़कियां देखी जिनका मैंने इलाज किया, चेकअप किया, कई नर्सेस मेरे पास घूमती रही, लेकिन कभी किसी को देखकर मेरे दिल में ऐसी कोई उमंग जागी ही नहीं जो तुम्हें देखकर जाग रही है। नवाल चुपचाप शाहजेब के अल्फाज सुन रही थी। धीरे धीरे उसका दिल भी पिघलने लगा था, लेकिन अभी भी इस रिश्ते को लेकर खौफ उसके दिल में मौजूद था। शाहजेब उसे अपनी बाहों में भरकर कितनी देर बातें करता रहा और फिर वो उसे अपनी बाहों में भरकर ही सो चुका था। हल्की फुल्की शरारत उसके वजूद से कर चुका था और नवाल का डर धीरे धीरे वो खत्म करना चाहता था।
बड़े प्यार से वो अपना हाथ उसकी कमर पर फेरने लगा और फिर धीरे धीरे वो उसके नशीबो फराज तक आ चुका था। वो इसके नशीबो फराज पर अपनी महर शपथ करता इसे अलग ही दुनिया में पहुंचा चुका था। वही नवाल भी आंखें मौन कर उसकी हर शिद्दत को महसूस करती रही, लेकिन उससे जायद शाहजेब ने और कुछ भी नहीं किया था। वो उसे बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह नवाल की जिंदगी की काफी पुररौनक सुबह थी। वो काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। अगले रोज मकलावे की रस्म थी और शाहजेब और नवाल को इधर जाना था। सौतेली माँ से ज्यादा उसे अपने बाप से मिलने का इश्तियाक था। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचे तो सौतेली माँ से ज्यादा तो नवाल का बाप अपनी बेटी को सीने से लगाकर खुश हुआ था, क्योंकि एक बेटी ने तो उनकी इज्जत खाक में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जबकि इस बेटी ने उनकी इज्जत रखी थी। शाहजेब को अब शादी के बाद अपना ससुर कुछ भला लगा था, लेकिन सास चूंकि सौतेली सास थी इसलिए उसका रवैया काफी बदला बदला सा था। फिलहाल तो उन्होंने फिजा की कोई बात नहीं की थी, लेकिन तभी जब वो सब खाने की मेज पर बैठे थे तो दरवाजा धड़ल्ले से खुला था और फिर उजड़ी हुई हालत में फिजा घर में दाखिल हुई थी। बाल बिखरे थे, दुपट्टा सर से ढलक चुका था, कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पाँव में जूता भी मौजूद नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत लंबी मुसाफतें तय करके यहाँ तक आई हो। घर में दाखिल होते ही वो सीधा अपने बाप की कदमों में गिर चुकी थी। हैरत से शाहजेब उसकी तरफ देख रहा था जो फूट फूट के रो रही थी, और फिजा का बाप पत्थर की मूरत बना खड़ा देख रहा था। शाहजेब कुछ देर तो समझ ही न पाया, फिर वो सरगोशी करके नवाल से कहने लगा, ये भिकारन कौन है जो तुम्हारे बाबा के कदमों में गिरी हुई है? लफ्ज भिकारन सुनकर नवाल शौक सी शाहजेब को देखने लगी। कैसा शख्स था ये जिसको ये भी पता नहीं था कि उसकी शादी जिस लड़की से होने वाली है वो दिखती कैसी है। वो टकटकी बांधे शाहजेब को देखकर कहने लगी, जी फिजा, जिससे आपकी शादी होने वाली थी। इतना सुनना था कि शाहजेब के माथे पर बल पड़ गए। अगले ही पल इत्मीनान से इस लड़की को देखने लगा। यकीनन जिसके साथ भाग कर गई थी उसके साथ मुंह काला करके उसने अब अपनी जिंदगी से निकाल दिया होगा और अब रोती धोती यहाँ तक पहुंच चुकी होगी। वो पुरसुकून सा बैठा ये मंजर देख रहा था जब वो रोते हुए कहने लगी, अब मुझे माफ कर दो, मुझे वो लड़का बरगला के ले गया था। मैं उसे कहती रही मुझे नहीं आना, लेकिन वो बस अपनी आपकी बेटी उसकी बातों में आ गई। खुदा का वास्ता है मुझे रख लो, उसे मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे माफ कर दो। वो अपने बाप की कदमों में सर रखकर बार बार नाक रगड़ कर रो रही थी, लेकिन फिजा की वालिद ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और एक सनसनाता हुआ थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कहने लगा, जहां से आई हो वहां चली जाओ, तुमने हमारी नाक कटवा दी। अब तक तुम्हारी खातिर मैं अपनी नवाल बेटी को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वक्त आने पर मेरी इज्जत मेरी बेटी ने रखी है। नवाल और शाहजेब चुपचाप खड़े ये मंजर देख रहे थे। अब नवाल बड़े गुस्से से उसे देख रही थी। बहरहाल जो भी था वो उनकी बेटी थी। बेशक मुंह पर कालक थोप चुकी थी, लेकिन अब अपनी जवान बेटी को वो घर से कहाँ बाहर निकालते। शाहजेब को तो काफी गुस्सा आ चुका था। वो नवाल को लेकर वापस घर चलाया। गुस्से से नवाल से कहने लगा, ये क्या तरीका है? तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी उस लड़की ने, और फिर भी कितनी आसानी से तुम्हारे माँ बाप ने उसे अपने घर में रखने की इजाजत दे दी। नवाल खामोश थी क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वक्त थोड़ा आगे बढ़ा। धीरे धीरे नवाल घर के सारे काम काज करने लगी थी। एक तो वो रहीला बेगम की जुबान से भी बचना चाहती थी, जो बार बार उस पर तंज के तीर चलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वहीं शाहजेब की छुट्टियां भी अब खत्म हो रही थी। जाने से पहले वो नवाल को देखकर कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को जबरदस्ती शुरू नहीं करना चाहता, इससे सोच रहा हूँ कि तुम्हारा एडमिशन करवा दूं। मैं एक जाना माना काबिल डॉक्टर हूँ। जब से मेरे साथ मौजूद मेरे सोशल सर्कल में लोगों को पता चला कि मैं शादी कर चुका हूँ, तो बार बार मुझसे एक ही सवाल करते कि लड़की क्या करती है, क्या जॉब करती है, क्या प्रोफेशन है, कितनी पढ़ी है। अब मैं इनको ये भी नहीं कह सकता कि तुमने इंटर पास कर रखा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस वक्त अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मुझे तुम्हें कामयाब बीवी के रूप में चाहिए, उसके बाद ही मुझसे कोई और उम्मीद रखना। ये सुनकर नवाल खामोश हो चुकी थी। फिर उसके जाते हुए कहने लगी, पढ़ने का मुझे भी बहुत शौक है, हमेशा से मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप किया है, लेकिन आपके घर वाले, मेरा मतलब है इन्हें मेरी पढ़ाई से कोई एतराज तो नहीं होगा? शादी के बाद तो ससुराल वालों की यही डिमांड होती है कि बस अब लड़की जल्द से जल्द अपनी हमें औलाद पैदा करके दे दे। वो ढके छुपे अल्फाज में शाहजेब को बावर करवाना चाहती थी, लेकिन वो सरसरी अंदाज में कहने लगा, मुझे फिलहाल बच्चे नहीं चाहिए, फिलहाल मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है, मैं बच्चों की जिम्मेदारी अभी नहीं ले सकता। ये कहकर वो उसे कुछ बातें समझाते हुए वहां से चला गया था, लेकिन शाहजेब के जाते ही रहीला बेगम तलवार की तरह उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। कहने लगी,
बताओ, शादी को 15-20 दिन तो हो चुके हैं। इस बीच कितनी बार शाहजेब तुम्हारे करीब आया? मुझे बताओ, तुमने मेरे बेटी को किस चीज से रोका टोका तो नहीं? जल्द से जल्द मुझे दादी बनने की खुशखबरी सुनाने वाली हो ना। रहीला बेगम की ये अल्फाज सुनकर नवाल के कदम अर्श से फर्श पर आ रहे थे। हिचकिचाते हुए कहने लगी, जी ये तो खुदा के इख्तियार में है, लेकिन साथ ही शाहजेब ने कॉल करके अपने बाबा को कह दिया था कि कल आप नवाल को कॉलेज ले जाएं, फॉर्म्स वगैरह फिल करवा दें, ये कॉलेज में एडमिशन लेगी। इस वक्त शाहजेब तो घर पर नहीं था, वो ऑन ड्यूटी दूसरे शहर गया हुआ था, लेकिन रहीला बेगम ने तो आसमान सर पर उठा लिया। चिल्लाकर नवाल को बुलाने लगी, जो कुछ देर पहले ही सारा किचन समेटने के बाद कमरे में कुछ देर आराम करने के लिए गई थी। वह घबराते हुए फौरन कमरे से बाहर निकली, कहने लगी, जी आंटी क्या हो गया? लेकिन एक सनसनाटादार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा जा चुका था। नवाल का सर चकरा चुका था। वो जाकर दीवार से लगी आंखों में आंसू बहाते हुए कहने लगी, मेरा कसूर क्या? आपने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे कहा था कि मुझे अपना वारिस चाहिए और तुम मेरे बेटे की कान भरकर पढ़ाइयाँ करना चाहती हो। जी अच्छा ड्रामा है तुम लोगों का। पहले बेटी घर से भाग गई और दूसरी जो लेकर आए हैं उससे पढ़ाइयाँ सोच रही हैं। मैंने बहू पढ़ाइयाँ करवाने के लिए नहीं लाई, बल्कि मैं अपने बेटे की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए लाई हूँ। चुपचाप इनकार कर दे शाहजेब को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रोते हुए अपने जज्बात को अलग मोड़ दे चुकी थी और फिर शाहजेब को कॉल करके उसने खुद ही कहा कि फिलहाल वो पढ़ना नहीं चाहती। आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मुलाजमा कभी भी घर को अपना घर नहीं समझती, बल्कि वो तो सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी कर रही होती है। शाहजेब खामोश हो चुका था, लेकिन ड्यूटी पर रहते हुए उसे अभी 3 दिन ही हुए थे कि बार बार उसके सामने नवाल का वो मासूम चेहरा आ रहा था। उसकी वो गहरी सब्ज आंखें वो चाह कर भी खुद को उससे दूर रख नहीं पा रहा था। बार बार यही दिल चाह रहा था कि बस वो जल्द अज जल्द उड़कर उसके पास पहुंच जाए। वो अपने फैसले पर खुद ही पछताने लगा था जब उसने अपनी ड्यूटी इतनी दूर रखवाई थी। अगले ही लम्हात में कुछ सोचते हुए उसने दोबारा से अपनी ड्यूटी अपने शहर में लगवाई थी और इसी शाम अचानक से घर आ चुका था। रहीला बेगम तो यही समझ रही थी कि उनका बेटा 20 दिन से पहले घर नहीं आने वाला। जब तक बेटा घर नहीं होगा तब तक वो इसे खूब डरा धमका कर दबा कर रखेंगी। रहीला बेगम खुद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठी हुई थी, जबकि नवाल से नौकरानियों की तरह काम करवाई जा रही थी। पहले तो लाउंज में सारा रखा फर्नीचर साफ करवाया था, लेकिन फिर जानबूझकर अपनी नजरों के सामने बड़े टेबल को दोबारा से साफ करवाने लगी। जरा कस के साफ कर, हाथों में जोर नहीं किया। वहां तो तुझे तेरी सुतेली माँ ने नौकरानियों जैसी इज्जत दे रखी थी, और यहाँ आकर तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। यहाँ आकर महारानी बन रही है, तू अपनी औकात भूल रही है। वैसे अच्छी खासी बातें सुना रही थी और नवाल चुपचाप उनकी बातें सुनकर काम कर रही थी। तभी लाउंज में दाखिल होते हुए शाहजेब ने अपनी आंखों से जो मंजर देख लिया था, वो अपने एक लेडी डॉक्टर और 2 मेल डॉक्टर्स के साथ घर में दाखिल हुआ। नवाल को यूं नौकरों की तरह काम करता देखकर उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वहीं अचानक अपने बेटे को घर की दहलीज पर देखकर रहीला बेगम फौरन सीधी होकर बैठी। नवाल ने जब शाहजेब को पीछे खड़ा देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। वो जल्दी से उठकर सीधी और दुपट्टे से अपने हाथ साफ करने लगी। आंखों में आंसू भी झिलमिला रहे थे। कहने लगी, आप आ गए? तस्वीर में शाहजेब ने अपने साथ खड़ी नवाल को पहले ही अपने दोस्तों को दिखा दिया था। इन सब ने जब शाहजेब की बीवी को इस हालत में देखा तो सभी शौक हो चुके थे। फौरन उसकी कॉलीग लेडी डॉक्टर कहने लगी, शाहजेब व्हाट इज दिस? तुम्हारी शादी को अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारी बीवी नौकरों की तरह काम कर रही है। क्या तुम्हारे घर में मुलाजिम नहीं है जो तुम्हारी बीवी ये छोटे मोटे काम कर रही है? हाँ, मानती हूँ कि लड़कियों को अपने शोहर की काम करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके पास पैसा है, स्टेटस है, तो आपकी बीवी आपकी कमरे में रहकर आपके छोटे मोटे काम करे या फिर आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाए। ये काम करने के लिए तो मुलाजिम होने चाहिए, और आपकी माँ तो अपनी मर्जी से इस लड़की को बहू बनाकर लाई है ना। ये टोटली अरेंज मैरिज थी, राइट? फिर वो अपनी बहू के साथ ऐसा रवैया क्यों रख रही हैं? शाहजेब मुठियां भेज चुका था, अपने दोस्तों के सामने काफी शर्मिंदा हो रहा था। रहीला बेगम तो कुछ कह ही नहीं पाई थी। तभी नवाल फौरन से बात संभालते हुए कहने लगी, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे फर्नीचर खुद साफ करने का किसी ने नहीं कहा था, मैं खुद ही ये साफ करने लगी। अपने घर का काम करने में भला कैसी शर्म। आप आइए, बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। वो जल्दी से कमरे में गई थी और अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आई थी। शाहजेब तो बार बार अपनी माँ को देख रहा था, जबकि रहीला बेगम
सर झुकाए काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नवाल तैयार होकर उनके सामने आई तो सभी उससे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। कितनी देर उनके साथ बैठी रही, फिर वो लोग घर चले गए। उनके जाते ही शाहजेब का रुख अपनी माँ रहीला की तरफ था। ये सब क्या था मामा? आप मेरी बीवी से ये सब काम करवा रही हैं? क्या नौकर मर गए थे जो मैंने आपको रख कर दी हैं? रहीला बेगम फौरन कहने लगी, मैंने कुछ नहीं कहा, ये अपनी मर्जी से ये काम कर रही थी। शाहजेब कहने लगा, बच्चा नहीं हूं मैं मम्मा, ना ही मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुका हूँ जिस तरह आप उसकी इंसल्ट कर रही थी और उसे बातें सुना रही थी। ये बीवी है मेरी। जब आपको अपना इकलौता बेटा अपनी जान से प्यारा है, हर एक चीज से बढ़कर अजीज है, तो उसकी बीवी जो उसके नाम से मंसूब हो चुकी है, उसकी इज्जत बन चुकी है, उसके साथ इतनी नफरत और हकारत क्यों? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बेटा किसी की जूतियां सीधी करे, उसकी झड़के खाए? रहीला बेगम का तो कलेजा मुंह को आया था। फौरन बेटे के लबों पर हाथ रखकर कहने लगी, हाय हाय बेटा, जूते सीधे करें तुम्हारे दुश्मन, तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम क्यों किसी के नीचे रहकर काम करोगे? लेकिन शाहजेब अपनी माँ का हाथ हटाकर कहने लगा, इतनी सी बात पर तड़प गई हैं आप, तो फिर जो मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरी बीवी बन चुकी है, मेरी शरीक हयात है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या वो किसी की औलाद नहीं है? क्या वो शाहजेब खानजादा की बीवी नहीं है? रहीला चुप हो चुकी थी, कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, बस उसके घर वालों ने जो कुछ किया मुझे उस बात पर गुस्सा था, अगर कहते हो तो मैं इससे माफी मांग लेती हूँ। लेकिन नवाल फौरन हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, प्लीज आप लोग अब बस कर दे, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। वो चुप हो चुकी थी और रहीला को भी शायद थोड़ा बहुत एहसास हो ही चुका था। नवाल शाहजेब के आने पर बहुत खुश थी। उसके लिए उसने अपने हाथों से खाना बनाया था और फिर जैसे ही शाहजेब कमरे में आया तो उसकी बाहों में भर गया। वो भी उसकी बाहों में खुद को निछावर करती झट से कहने लगी, आप जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था शायद आप 15-20 दिन आएंगे ही नहीं, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। वो अपनी धड़कनें और सब कुछ शाहजेब के सीने पर सर रखे बोल रही थी। शाहजेब तो उस लड़की के इस तरह के बेलूस जज्बात देखकर पिघल ही चुका था। फौरन उसे अपने सीने से लगाकर कहने लगा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई लड़की मेरी जिंदगी में आकर मेरे सुकून व चैन पर राज करेगी। ड्यूटी पर भी बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा था, किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता था, यही चाहता था कि बस तुम्हारी बाहों में तुम्हारे पास रहूं, तुम पर अपनी मोहब्बत निछावर करूं। मगर डर भी लगता है क्योंकि तुम अभी उम्र में मुझसे काफी छोटी हो, पता नहीं मेरे जज्बात तुम बर्दाश्त कर पाओगी भी या नहीं। मगर वो मुस्कुराकर फौरन कहने लगी, शादी जब हमारी हो चुकी है तो फिर दूर रहने का कोई जवाब नहीं बनता। जब लड़की बालिग हो जाती है और उसके मखसूस अय्याम शुरू हो जाते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि वो शादी के लायक हो गई है और वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है। शाहजेब उसकी छोटी सी नाक दबाकर उसके माथे पर लब रख चुका था। मजीद बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। वो तो चंद रोज में ही उस लड़की पर इश्क लुटा बैठा था। उसे बाहों में भरकर वो बिस्तर पर ले आया, फिर धीरे धीरे उसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ने लगा। ये रात उन दोनों के लिए काफी यादगार होने वाली थी। उसके वजूद पर नरमी से शुद्धतें लुटा रहा था। मोहब्बत, तस्कीन और हल्के फुल्के दर्द के साथ वो रात उसके लिए यादगार बन चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे गहरी नींद सो रहे थे। गुज़श्ता रात भी शाहजेब उसके करीब प्रोटेक्शन यूज करके आया था और नवाज समझ ना पा रही थी कि शाहजेब ने ऐसा आखिर किस लिए किया था। लेकिन अगले रोज शाहजेब खुद उसे कॉलेज लेकर गया। कहने लगा, जब तक तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। बाकी जितना मेरा दिल करेगा मैं जी खोल कर तुम्हारे साथ रोमांस करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। रहीला बेगम भी खामोश थी क्योंकि जानती थी कि उनका बेटा कभी भी उन मर्दों में से नहीं बनेगा जो अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बीवी के साथ ज्यादती करते हैं या फिर बीवी की बातों में आकर अपनी माँ के साथ गलत करेंगे। वो हक का साथ देने वाला था, कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देता था। इसलिए उन्होंने चुपचाप बेटे की पसंद को मान ही लिया और इसने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। और लड़कियां उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थी कि तुम बहुत नसीबों वाली हो, तुम्हारा शोहर तुम्हारा इतना साथ दे रहा है, तुम्हें इतनी मोहब्बत से रख रहा है, वरना आजकल के मर्द बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते, सिर्फ अपनी मर्जी और जिम्मेदारियां थोपना ही इनको आता है। नवाल को खुश नसीब समझने लगी थी। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसने शाहजेब ही की तरह मेडिकल में एडमिशन ले लिया था और फिर 5 साल की अनथक मेहनत और लगन के बाद वो भी डॉक्टर बन चुकी थी। शाहजेब ने अपना
خواب پورا کر لیا تھا نوال تو شاہ زیب جیسا شوہر پا کر بے حد خوش تھی۔